हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस के डेली आंसर राइटिंग सीरीज़ के डे 5 में आपका स्वागत है। आज हम दोबारा कल्चर के ऊपर जाएंगे। GS1 के अंदर कल्चर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में, और इसमें से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी डिस्कशन देखना चाहते हैं। तो आई विल बी ट्राइंग टू मिक्स एंड मैच, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर, और नए क्वेश्चंस को भी टैकल करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिफर्ड फ्रॉम दोज ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस इन दैट इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशंस हैव बीन प्रिजर्व्ड विदाउट अ ब्रेक डाउन टू द प्रेजेंट डे। ये क्वेश्चन जो है ये काफी हद तक आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देता है हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस के ऊपर। आपको तीन कंपैरेटिव सिविलाइजेशंस, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन और ग्रीक या यूनानी सिविलाइजेशन की बात की गई है। जनरली हम जब सोचते हैं कंपैरिजन की, तो हम ये सोचते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ इनका कंपैरिजन किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम मेसोपोटामियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में हमने बहुत ज़्यादा ट्रेड या व्यापार होते हुए देखा है। सुमेरियन सिविलाइजेशन भी इसे बुलाया जाता था, और ये जो व्यापार या ट्रेड होता था उसके जरिए हमें ये पता लगता था कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं एज कंपेयर टू इंडस वैली। फॉर एग्जाम्पल, हमें इंडस वैली के अंदर बर्nt ब्रिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल दिखता था, और मेसोपोटामियन के अंदर इतना नहीं। राइस जो था बहुत ज़्यादा कल्टिवेट होता था मेसोपोटामियन में, बट यहाँ पे थोड़ा कम एज कंपेयर टू दैट। तो ये सारी चीज़ें जो है डिफरेंसेस हम वैसे तो कंटेक्चुअल पढ़ते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा आपको अपना दिमाग अलग तरीके से चलाना पड़ेगा। रीजन, आपसे ये पूछा गया है कि क्यों ये तीन सभ्यता आज के टाइम पे वो सभ्यता नहीं है जो एंशिएंट टाइम्स में हुआ करती थी, कंप्लीटली डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इजिप्ट के अंदर जो फरोज रूल करते थे, हाँ, जो फरोज रूल किया करते थे, जिनके टाइम पे पिरामिड्स बने थे, क्या वही सभ्यता अभी भी इजिप्ट में चल रही है? नहीं। मेसोपोटामिया या सुमेरियन सिविलाइजेशन जो ईरान और इराक के आसपास वाले एरियाज में फ्लरिश किया करती थी, क्या आज भी ईरान और इराक के अंदर वो सुमेरियन सिविलाइजेशन के अंश दिखते हैं? नहीं। सिमिलरली एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन, जिसके दौरान बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स आए, बहुत बड़े बड़े राजा आए, क्या ग्रीक सिविलाइजेशन जिस तरीके से चलती थी एथेंस और स्पार्टा के टाइम पे, क्या अभी भी वही ट्रेडिशन फॉलो होते हैं ग्रीस में? नहीं। तो फिर ऐसा क्यों कि भारत के अंदर ये जो कल्चर और ट्रेडिशंस हमने एंशिएंट टाइम्स में देखे हैं, वेद, इवन प्री वैदिक, इंडस वैली से स्टार्ट करें तो मदर गॉडेस या नेचर की वर्शिप हुआ करती थी। वैदिक सिविलाइजेशन के दौरान वेद लिखे गए थे, तो वैदिक तौर तरीकों से लोग अभी भी रहते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर एंशिएंट टाइम्स से चलता आ रहा है, और उससे ग्रेट आर्किटेक्चर तो अभी तक मॉडर्न टाइम्स में भी नहीं बन पाया, बट हम अभी भी रेवर करते हैं उन्हीं सब स्ट्रक्चर्स को, पेंटिंग्स को, स्कल्पचर्स को, डांस को, आर्ट फॉर्म्स को। ये सारी चीज़ें क्यों कंटिन्यूअसली भारत के कल्चर में हमें देखने को मिलती है कि ये बिलीव्स और वैल्यू सिस्टम इंटैक्ट रहता है, जबकि इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ग्रीस के अंदर ये आज के टाइम में जो वैल्यू सिस्टम है या सिविलाइजेशन सिस्टम है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे। तो क्वेश्चन के अंदर आपको कंटेंट क्या है? क्वेश्चन के अंदर आपका कंटेंट ये है कि भारत की सोसाइटी के बारे में, उसके रिलीजियस कस्टम्स, उसके ट्रेडिशंस, उसके आर्किटेक्चर स्टाइल्स, उसकी लैंग्वेजेस, ये सब एस्पेक्ट्स आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। जो भी आर्ट एंड कल्चर में, पेंटिंग, डांस फॉर्म्स, यू हैव टू कवर दीज थिंग्स। ठीक है। असेसमेंट आपने इसमें क्या करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक असेसमेंट करनी है कि आपसे कमेंट करने के लिए कहा गया है। अब जब आप कमेंट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन से एंटायरली एग्री करना है। जैसे कि मैं बीच में एक ऐसा पॉइंट भी दिखाऊंगा आपको जिसमें मैं बताऊंगा कि चेंज को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। हम बिल्कुल 100% जैसा कल्चर ट्रेडिशन पहले था वैसा ही नहीं रखते हैं, तभी ये प्रिजर्व होता है। कोई भी चीज को अगर बिल्कुल स्टैटिक रख दो, जैसी है वैसे ही रहने दो, तो वो डिटीरियोरेट हो जाती है। लेकिन हम लोग इंक्रीमेंटल चेंजेस, क्वाजी चेंजेस लाते रहते हैं अपने कल्चर के अंदर, इसीलिए हम इतने अच्छे से ग्रो कर पाए हैं।
तो एक फैक्टर ये भी है दोस्तों, कमेंट कर रहे हो तो कमेंट करने का मतलब है कि 100% स्टेटमेंट से एग्री करना जरूरी नहीं है आपके लिए। जो उसने बोल दिया वो पत्थर की लकीर नहीं है। और कीवर्ड यहां पे क्वेश्चन के अंदर कमेंट हो जाएगा, और कीवर्ड यहां पे होगा कि कल्चर एंड ट्रेडिशंस, इनके ऊपर एम्फेसिस देना है आपने। तो कल्चर और ट्रेडिशंस में जो जो चीजें आती हैं उन चीजों को हमने एग्जाम्पल्स के तौर पे यहां डालना है। तभी आप ऐसे हवा में बात करके नहीं इस आंसर को बता पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ी चीज आपने प्रूव करनी है। एंड आखिरी, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। लिखो आंसर को 250 शब्द के हिसाब से लिखो, 250 वर्ड्स के हिसाब से लिखो। तो चलो आइए डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर किस तरीके से आना चाहिए। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है वहां पे कहां से हम कल्चर की डिस्कशन करनी स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम वेयर वी विल राइट। तो मैंने एक आप शॉर्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि 7 तरीके होते हैं जिससे हम किसी आंसर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस आंसर में हम समराइज तरीके से आंसर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब हम ये समराइज बता सकते हैं कि एंशिएंट हड़प्पा टाइम से लेके आज तक हमारी कंट्री जो है उसका सिविलाइजेशनल एथॉस मोर और लेस सेम ही रहा है। और सिविलाइजेशनल एथॉस मतलब द सोल ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्ट आवर कंट्री टू बी लाइक, विच आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेगमेंट। इस नेक्स्ट सेगमेंट में मैं डिस्कस करूंगा इस आंसर की बॉडी में क्या लिखना है। सबसे पहले तो हमने ये लिखना है कि ग्रीक, इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और भारत की सिविलाइजेशन में अंतर क्या क्या है। फर्स्ट पार्ट विल बी दैट। सेकेंड पार्ट विल बी कि इंडियन सिविलाइजेशन कंटिन्यू कैसे कर पा रही है इतने समय तक, हाउ इट इज बीइंग कंटिन्यूड। और इसका इंफॉर्मेशन हमने नियोस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन साइंस स्टडीज से लिया है, बुक से लिया है। तो ये गवर्नमेंट सोर्स से लिया है हमने। नाउ हाउ विल स्टार्ट, इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होगा। इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी फॉर 5000 years सिंस हड़प्पन टाइम्स। Geographical, socio-cultural diversity has enriched civilizational ethos and made it an enduring in character. तो ये समराइज्ड वाली है ना, समराइज करने वाली ये एक इंट्रोडक्शन हो गई। अब हम ग्रीक यानी कि यूनान, इजिप्ट यानी कि मिस्र और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन जो स्टार्टिंग से ही थी, इवन इफ वी कंपेयर इंडस वैली एंड नाउ व्हाट वी कंपेयर इंडिया, दैट हैड लेसर, दे हैड लार्जर जियोग्राफिकल एक्सपेंस। मतलब इन सिविलाइजेशंस का एक्सपेंस जो था लेसर था जियोग्राफिकली। डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। दूसरा, ये सिविलाइजेशंस के अंदर एथनिक और कल्चरल डाइवर्सिटी भी कम थी। तो ग्रीक में सिर्फ आर्केडियन या ग्रीक लैंग्वेजेस फ्लरिश हुई, जबकि भारतीय सिविलाइजेशन के अंदर न्यूमरस लैंग्वेजेस डेवलप हुई जो आपस में एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करती थी। तीसरा, कम्युनिटी का ओरिएंटेशन। जो भी इवेंट्स होते थे, एक्टिविटीज होती थी भारत के अंदर, कम्युनिटी ओरिएंटेशन से होती थी। ग्रेट बाथ की बात कर लो, ठीक है, यज्ञ की बात कर लो ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम्स। ट्राइबल सोसाइटीज जो हमारी थी उसमें सारी की सारी कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज होती थी। जो हमारे रिलीजन डेवलप हुए वो भी कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए डेवलप हुए हैं। तो कम्युनिटी ओरिएंटेशन हैज एनेबल्ड टू परपेचुएशन ऑफ द कल्चरल प्रैक्टिसेस। उन कंट्रीज में इसलिए कम होती थी क्योंकि वहां पे एक्सपेंस भी कम था। ठीक है, तो ये चीज हमने ध्यान रखनी है। लेसर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सिविलाइजेशनल इथॉस, कहने का मतलब कि भारत के कल्चर के अंदर कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रिलीजन वर्सेस नॉन रिलीजन, कौन सी एक्टिविटी रिलीजियस होगी, कौन सी एक्टिविटी नॉन रिलीजियस होगी, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो जो धर्म है, धर्म वो वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, वो वे ऑफ लाइफ है। वो रिलीजियस सेकुलर तो आज के कॉन्टेक्स्ट में बन रहा है। तो जो भी आपकी सोशल प्रैक्टिसेस हैं, मैरिज, फैमिली, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारी की सारी एक सिंगल यूनिट के अंदर ही आती थी। एक सिंगल राज, एक सिंगल धर्म शास्त्र के हिसाब से ही कंडक्ट की जाती थी। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी मस्ट मेंशन, दैट ये सिविलाइजेशन जिनकी हम बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस को
अच्छे तरीके से एंड्योर नहीं कर पाए। तो क्लाइमेट चेंज के हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे देयर वर फ्लड्स, बट देयर वाज माइग्रेशन। इन्वेजन्स हमने देखा भारत पे कितनी सारी इन्वेजन्स हुई, लेकिन तब भी हमने देखा कि वी वर एबल टू मेंटेन आवर ओरिजिनल कल्चर। मॉडर्नाइजेशन, ब्रिटिश के टाइम पे कितनी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिशें हुई और कई चीजें ट्रांसफॉर्म भी हुई हमारी सोसाइटी के अंदर, लेकिन क्या हमने अपने ट्रेडिशंस, कल्चरल प्रैक्टिसेस को गिव अप किया? नहीं। इवन इन द फेस ऑफ सो मेनी Islamic invasions also, there were many places in India which fought for their tradition, which fought for their culture, and that is why we were able to endure it. जो medieval history है वो भी यही बताती है कि ultimately the rulers had to understand that India is particularly a unique civilization. तो उसको आप completely Islamicize नहीं कर सकते हो। ब्रिटिशर्स भी completely उसको Anglicanize नहीं कर पाएंगे। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। फॉर एग्जाम्पल ग्रीक सिविलाइजेशन की बात करते हैं। ग्रीक सिविलाइजेशन में जब रोमन कॉन्क्वेस्ट हुआ तो उनका सारा कल्चर धीरे धीरे मर्ज होता गया, रोमन और ग्रीक, और अल्टीमेटली ग्रीक कल्चर अपनी सारी की सारी चीजों को भुला गया। फिर तो रेनेसांस के टाइम पे उनके राइटर्स, उनके थिंकर्स, उनके स्कल्पचर्स की बात दोबारा उठी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इन्वेजन और ड्रॉट की वजह से डिस्ट्रॉय हुई, रेजिलिएंट नहीं थी ये सिविलाइजेशंस, भारत की सिविलाइजेशन रेजिलिएंट थी। तो इस तरीके से हमने पहले डिफरेंसेस बता दिए कि भारत के सिविलाइजेशंस में और इनमें क्या क्या फर्क थे। देन वील मूव ऑन टू कि किन चीजों से भारत की सिविलाइजेशन कंटिन्यूअसली चली है। अब यहाँ पे मैंने काफी एक्सप्लेन किया है, आपको इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देना है अपने आंसर में, बिकॉज यू आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द वर्ड लिमिट। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि हेडिंग्स तो आप ये लिखोगे, बट इसके अंदर की जो डिस्क्रिप्शन है उसको कम से कम शब्दों में करोगे। सबसे पहला है, फर्स्ट इज कंटिन्यूटी एंड चेंज। हमारी सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें कंटिन्यूअस चीज़ें भी होती रहती हैं, चीज़ें कंटिन्यू होती हैं और चीज़ें चेंज भी होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉन्जेविटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा मदर गॉडेस की वर्शिप करने का प्रोसेस है, ठीक है, धरती माँ अभी भी कहते हैं हम, एंड दैट वाज देयर एट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन कई सारी प्रैक्टिसेस हैं जो अभी तक फॉलो होती हैं। यज्ञ हवन अभी तक करते हैं हम, ठीक है, घरों के अंदर, दैट इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस। लेकिन साथ साथ चेंज भी होता जाता है चीज, ठीक है। हमारी कल्चर के अंदर जो चीजों को लगता है कि बदलते वक्त के साथ बदलना चाहिए, वो भी बदलती हैं। So starting from ancient time only, Vedic religion was reformed. How? Jainism and Buddhism were the first socio-religious reform movements in India. ठीक है, फिर हमने भक्ति सूफी मूवमेंट्स को आते हुए देखा, जिन्होंने थोड़े बहुत फॉर्म्स ऑफ चेंज, फॉर्म्स ऑफ डिवोशन, फॉर्म्स ऑफ भक्ति, इसको चेंज किया और सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट भी किया। ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमने देखा कि जब ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की तो हमने कई सारे सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स देखे, जिसमें हमने देखा कि कुछ रिफॉर्मिस्ट भी थे और कुछ रिवाइवलिस्ट भी थे, आर्य समाज जैसे। एंड दैट हैज कंटिन्यूड टू मेक इट एक्सेप्टेबल टू चेंज, बट स्टिल उसकी कोर सिविलाइजेशनल वैल्यूज वहीं की वहीं रहेंगी। दूसरी चीज, वैरायटी और यूनिटी, क्योंकि हमारे यहाँ ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, इंडियन कल्चर के अंदर रीजनल डाइवर्सिटी है, हर चीज़ को लेके, लैंग्वेज, फूड, क्लोथिंग, फेस्टिवल, आर्ट, आर्किटेक्चर। तो ये एक प्रकार से हमारा यूएसपी या यूनिक सेलिंग पॉइंट बन गया। रिलीजियस डाइवर्सिटी देख लो, कल्चरल डाइवर्सिटी देख लो, तो ये एक कंपोजिट कल्चर की तरह चलता है। और कंपोजिट कल्चर में कन्फ्लिक्ट भी आती है, दरार भी आती है, लेकिन वो ज़्यादा रेजिलियंट होता है। रीजन बीइंग कि नो वन इज द पर्सन, कोई भी मोनोपोलाइज नहीं करता है पूरे के पूरे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम को। तो अब इवन इफ यू टॉक अबाउट वन रिलीजन, हाउ इट इज प्रैक्टिस्ड इन ईस्टर्न इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ इट इज प्रैक्टिस्ड इन वेस्टर्न इंडिया, इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ इट इज प्रैक्टिस्ड इन सदर्न इंडिया, बट दैट थ्रेड ऑफ रिलीजन इज देयर, है ना। तो वैरायटी और यूनिटी, ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस है ये आपने नोट डाउन करनी है, बतानी है। सेकुलर आउटलुक, सेकुलर हमारे वाला सेकुलर, वेस्टर्न सेकुलरिज्म का नहीं है। इंडियन कल्चर में सेकुलरिज्म है कि डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स के लोग आपस में इंटरमिंगल करते आए हैं। जहां पे रिस्ट्रिक्शंस या बाउंड्रीज लगानी है वहां लगाई जाती हैं, और जहां पे इंटरमिंगलिंग होनी है वहां करने दिया जाता है।
हाँ, ऐसा है कि कुछ प्रैक्टिसेस में स्ट्रिक्टनेस है, जैसे मैरिज के केस में, है ना, लेकिन अदरवाइज देयर हैज बीन नॉट अ प्रॉब्लम विद इंटरमिंगलिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। भारत का यूनिवर्सल आउटलुक या भारतीय फिलॉसफी का यूनिवर्सल आउटलुक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब यूनिवर्सल आउटलुक से क्या समझते हैं हम? यूनिवर्सल आउटलुक मतलब हमारे जितने भी टेक्स्ट हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उसके अंदर देयर हैज बीन अ डिवोशन टू इंटरनेशनल पीस एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, सर्व सुखिनो भवन्तु, मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी। यूनिवर्सल पीस और हैप्पीनेस के लिए हम हमेशा से ही चलते आए हैं। भारत की फॉरेन पॉलिसी ने भी इसी चीजों को अडॉप्ट किया है। तो हम मॉडर्नाइज होते हैं, तो हम मॉडर्नाइज होने के साथ साथ अपने ट्रेडिशंस को और ज्यादा अपने मॉडर्न कल्चर के अंदर इंक्लूड करते हैं। एंड देन वी हैव स्पिरिचुअलिटी अलॉन्ग विद मटीरियलिज्म। यही जो डिकोटमीज हैं, डिकोटमीज या ये जो हमारी कंट्री के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शंस ही एक दूसरे को बनाए रखती हैं। अगर एक चीज सस्टेन करने लग जाए तो फिर दूसरी चीज इतना ज्यादा उसको अपोज करती है ना। मान लो कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी चलती रहे तो एक दिन आएगा जब मटीरियलिज्म उसको फाइट करेगा। लेकिन हमारे यहाँ फाइट नहीं होता है, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ जहां एम्फेसिस होता है धर्मशास्त्र का, वहां मटीरियलिज्म भी हमारे कल्चर में आया है। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट। इसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो दिस कल्चर हैज कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये बैलेंस जो है, बैलेंस, इसीलिए ये चीज कंटिन्यू कर पाती है ना। अगर कोई चीज एक तरफ की तरफ झुकाव हो जाए तो फिर वो टॉपल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी भी इंडिया के अंदर। यही चीज हमारी जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज है उसको बना के रखती है। ठीक है, तो ट्रेडिशंस में एग्जांपल आप दे सकते हो, यज्ञ का ट्रेडिशन है, मैरिज से रिलेटेड जो ट्रेडिशंस हैं, फैमिली से रिलेटेड जो ट्रेडिशंस हैं, वो कई सेंचुरी से चलते आ रहे हैं, और उसके ये सब कारण हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स, वेस्टर्न पीपल विल टेल यू दैट वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ पर्टिकुलरिज्म, मतलब हम बहुत ही फेवरेटिज्म करते हैं। जैसे कास्ट सिस्टम के अंदर हम कहते हैं कि कोई बंदा अगर इस पर्टिकुलर कास्ट में बॉर्न हुआ है तो फिर उसका पर्टिकुलरली यही काम करना चाहिए। बट नो, एक्चुअल एथोस ऑफ आवर्स इज यूनिवर्सलिज्म। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सिविलाइजेशन हैज लिव्ड थ्रू द एजेस ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू असिमिलेट एंड अडैप्ट टू द चेंजेस। ठीक है, तो इंडिया की जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें इंडिया का ट्रेडिशन नहीं बदला है, बस मोड, तरीके बदले हैं। एक और एग्जांपल आपको देते हैं। इंटरनेट के आने से, सोशल मीडिया के आने से क्या हमारे मैरिज सेरेमनीज में बदलाव आया है? क्या जिस तरीके से आप मैच मेकिंग करते थे उसमें बदलाव आया है? नहीं, मोड बदला है, बस तरीका बदला है। बट अभी भी उसी प्रोसेस के थ्रू आप जाते हैं। ठीक है, पीपल आर फॉलोइंग देयर ट्रेडिशंस बट नाउ मोर एफिशिएंटली, बिकॉज नाउ दे हैव इजियर वे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो यही चीज कि ट्रेडिशंस के आने से, साइंस के आने से आपकी सिविलाइजेशनल वैल्यूज बदल जाएंगी, ऐसा इंडिया के अंदर नहीं होता है। उसका मैंने आपको कारण बताया कि थोड़ा थोड़ा बीच में डाइवर्सिटी, ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेशन, तालमेल के साथ चलना, ये चलता रहा है। कोई ऐसे वेव नहीं आया कि आपने एक चीज खत्म कर दी, दूसरी चीज रिप्लेस कर दी। इस चीज को, इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपने समझना है। इसमें और भी एग्जांपल दे सकते हो आप, अगेन पेंटिंग की भी दे सकते हो, स्कल्पचर्स की भी दे सकते हो, इफ यू वांट टू गिव, बट आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट हियर। इसको आप ऐसे क्लोज कर दोगे आंसर को, एंड आपका आंसर काफी बढ़िया बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।